ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरेज। एवरेज के कुछ हम सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे जिनको हम यूज़ करेंगे अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो पहले थोड़ा सा इसके बेसिक फॉर्मूले कर लेते हैं जो हम इनके क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। सी, एवरेज में सबसे पहले एवरेज स्पीड का फंडा आता है। एवरेज स्पीड मीन्स सम ऑफ क्वांटिटीज और यू कैन से सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि अगर किसी का भी आपको एवरेज निकालना हो, चाहे स्पीड का निकालना हो या किसी और का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसके जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड कर देते हैं और जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनसे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सपोज हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 4, 10, 15, 16, कुछ भी हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि एवरेज मीन्स 4 + 10 + 15 + 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 4। तो हर एक चीज में अप्लाई होगा जहाँ पे भी एवरेज वर्ड आता है। समटाइम एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जिसमें हमें लेंथी तरीका अप्लाई करने की नीड नहीं होती। तो एक उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, अगर एक पर्सन, ट्रेन, कुछ भी कोई भी सेम डिस्टेंस को 2 डिफरेंट स्पीड से कवर किया जाता है। पहला ट्रिक कहाँ अप्लाई होगा, डिस्टेंस सेम होगा लेकिन डिफरेंट स्पीड से वो कवर किया जाएगा। सपोज मैं बात करती हूँ कि एक पर्सन ए और एक पर्सन बी, जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, वो डिफरेंट स्पीड से कवर करते हैं। ए इस सेम डिस्टेंस को कवर करता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो बी है वो कवर करता है सेम डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यानी कि डिस्टेंस सेम है, कवर करने वाले पर्सन डिफरेंट हो सकते हैं, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, या सेम पर्सन एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर कर सकता है। अगर इस तरह की चीज है, इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। जिसका भी आप एवरेज निकालने जा रहे हो वो डिस्टेंस अगर सेम है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2। चाहो तो आप रेफरेंस के लिए इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 + स्पीड 2। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है तो आपको लेंथी तरीका अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्पीड सेम नहीं होती तो हम क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमें फॉर्मूला लगा के एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में आपको इस पर्टिकुलर टाइम्स को सेव करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप डायरेक्टली जाओ 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड × 2 एंड सम ऑफ स्पीड डायरेक्टली अप्लाई कर देते हो। बट ध्यान रखना ये फॉर्मूला तब काम करेगा अगर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो तरीका क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और इसके अलावा शॉर्टकट के लिए हम यूज करते हैं हार्मोनिक मीन का फंडा। यानी कि n जितनी भी स्पीड का एवरेज निकालना है, 1 अपॉन स्पीड 1 + 1 अपॉन स्पीड 2 + 1 अपॉन स्पीड 3, जितनी भी स्पीड है, अगर मल्टीपल कैलकुलेशन किए बिना आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये बताइए फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं, कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग है। ये सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ए ने बी से पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, वो गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पर्सन, और सेम डिस्टेंस को वापस कवर करके आया वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम है, स्पीड डिफरेंट है, वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। बट अगर डिस्टेंस डिफरेंट है तो या तो आप अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन लो, या फिर हार्मोनिक मीन का जो फंडा होता है, n मतलब कितनी स्पीड है, 1 है, 2 है, 3 है, वो राइट करिए और जो स्पीड है उसको फ्रैक्शन में यूज कर लीजिए एंड सोल्व दिस इक्वेशन, यू विल गेट द करेक्ट आंसर डायरेक्टली। क्लियर है ये फॉर्मूला?
पूजा, चारू, बिसम्बरी, फॉर्मूला क्लियर है? कौन सी सिचुएशन में अप्लाई होगा? हाँ, ये सिचुएशन आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। हार्मोनिक मीन मतलब जैसे जो लोग स्ट्रेस जानते हैं तो हम कई बार फंस जाते हैं, तो हम ये हार्मोनिक मीन भी अप्लाई कर लेते हैं। सिचुएशनली जैसे आता है मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको यूज किया जाएगा। अभी बताइए सेम वाला क्लियर है कि सेम वाला कैसे यूज किया जाता है? हार्मोनिक मीन का आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बता देती हूँ एक ब्लैंक पेज पे। सपोज मैंने आपको कहा कि अगर डिस्टेंस सेम है तो वो फंडा अप्लाई होना, लेकिन अगर डिस्टेंस अलग है, सपोज आपको कह रखा है एक पर्सन ने जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक अनदर पर्सन है उसने डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर, उसकी जो स्पीड थी वो है सपोज 30 किलोमीटर पर आवर, और इसमें आपसे पूछा है एवरेज स्पीड निकालो। यहाँ पे डिस्टेंस अलग है तो आप इसमें डायरेक्ट फंडा यूज कर सकते हैं हार्मोनिक मीन का। वो क्या होगा? एन मतलब कितने स्पीड है? 2 स्पीड है 2, n अपॉन 1 अपॉन स्पीड 1, 1 अपॉन स्पीड 1 प्लस 1 अपॉन स्पीड 2, स्पीड 2 क्या है? 30। इसको सोल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। क्या एलसीएम हो जाएगा इसका? 120, और 4 3 जा 120, 3 4 जा 120, और ऊपर क्या है? 2। अल्टीमेटली से हम कैसे लिखते हैं? 120 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 7। इसको सोल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? सपोज हम निकालें 7 3 जा 21, 30 हो गया, 7 4 जा 40 28, 20 हो गया, 7 2 जा 14 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड 34.2 किलोमीटर पर आवर। अगर इस सिचुएशन में आपसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कहें। समझ आया हार्मोनिक मीन क्या है? नाउ थर्ड ट्रिक। थर्ड ट्रिक क्या है? देयर आर 2 बैचेस ए एंड बी। अब आपको अलग अलग बैचेस दिया हुआ है। यू कैन से दैट आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और आपको कंबाइन मीन निकालना है। मैंने एग्जांपल के लिए, जैसे बाद में भूल जाओ तो आप रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सकते हो कि भाई एक क्लास में या एक बैच में ए स्टूडेंट है उसका एवरेज एक्स है, दूसरी क्लास में बी स्टूडेंट है उसका एवरेज वाई है, और आपको क्या निकालना है? पूरी क्लास का, होल क्लास का मीन निकालना है। या फिर इसमें हम ट्रिक क्या राइट कर सकते हैं? कंबाइन मीन। अलग अलग वैरायटी आपको क्या निकालना है? कंबाइन मीन। तो उस कंबाइन मीन को या तो आप एग्जांपल से समझिए, या नॉर्मल जो हमारा स्टेट्स का फॉर्मूला होता है कंबाइन मीन क्या होता है, या कंबाइन एवरेज क्या होगा? कंबाइन एवरेज होगा मीन 1 इंटू n1, यानी कि पहला जिसका मीन निकाला उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, प्लस मीन 2 n2। अगर 3 सीरीज है x3 n3 एंड सो ऑन, जितनी भी सीरीज है, और उसके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कि n को क्या कर दो? ऐड कर दो, n1 प्लस n2 प्लस n3। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा? कंबाइन मीन ऑफ डिफरेंट वैरायटी। यानी कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जिनका n भी डिफरेंट है और एवरेज भी डिफरेंट है, अगर उनका कंबाइन एवरेज निकालना हो, कंबाइन मीन निकालना हो, कंबाइन स्पीड निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? हम उनके पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट मीन और नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखिए, जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। और किसी भी चीज का अगर आपको टोटल निकालना हो तो टोटल मतलब क्या है? समेशन एक्स। तो किसी भी चीज का टोटल क्या है? टोटल होता है मीन इंटू एन। तो सेम हमने यही किया, पहले एक सीरीज का टोटल निकाला x1 n1, फिर दूसरी सीरीज का टोटल निकाला x2 n2, फिर तीसरी सीरीज का टोटल निकाला x3 n3, और जितने भी n थे सबकी समीशन से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये अलग अलग नेम से आता है। समटाइम कंबाइन मीन आ जाता है, समटाइम आपको बाइफिक्रेशन देके ग्रुप्स दिए होते हैं, उनका टोटल एवरेज पूछ लेते हैं। तो उस सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और रेफरेंस के लिए मैंने एग्जाम्पल बता दिया है ताकि आप भूल भी जाओ तो ये एग्जाम्पल देके आप रेफर कर पाओ कि हमने एक्चुअल में लगाया क्या है।
ये बताइए क्लियर है कि नहीं? क्योंकि फॉर्मूले क्लियर है तो फिर डायरेक्टली हम सिचुएशनली उनको अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट 4, अगर आपसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, आपको n नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या है? n+1/2। कैसे आता है ये आंसर? देखिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फंडा क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n+1/2। ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेके अनलिमिटेड तक नंबर है, अगर उसका समेशन निकालना है तो क्या होगा? जितने भी नंबर हैं उसको n राइट करेंगे, n+1/2, और इसका अगर आपको एवरेज निकालना हो, मीन निकालना हो, तो वो क्या हो जाएगा? समेशन क्या है? n+1/2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर हैं उनसे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाता है, तो इससे ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना हुआ है कि अगर नेचुरल नंबर का समेशन निकालना है तो वो क्या होगा? n+1/2। तो डायरेक्टली हमें बिना कैलकुलेशन के ये फॉर्मूला लगा देना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है, ताकि हमारे माइंड में कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर है ये चीज? देन आफ्टर दैट अगर आपसे पूछा है एवरेज ऑफ इवन नंबर, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से इवन नंबर का आपसे एवरेज पूछा है, तो इसको भी डायरेक्टली अप्लाई करते हैं n+1, यानी कि इसका जो सोल्यूशन है वो भी हम डायरेक्टली राइट कर देते हैं, क्योंकि समेशन है जब हम कैलकुलेट करते हैं और n से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी फिगर यही अराइव्ड होती है। तो हमें उस टोटल कैलकुलेशन में नहीं जाना, बस ध्यान रखना है कि अगर बाय डिफॉल्ट सिर्फ इवन नंबर का हमसे एवरेज पूछा है तो वो क्या होगा? हमेशा n+1। माइंड में ये सेट कर देना है। इसके अलावा क्या याद रखना है कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर एज्यूम करने हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर एज्यूम करने हैं, तो उनको क्या एज्यूम करोगे? हमेशा उसको हम एज्यूम करेंगे x+1, x+2 एंड सो ऑन। कॉन्जिक्यूटिव नंबर इस तरह से जितने भी एज्यूम करने होंगे इस सीक्वेंस में करते जाएंगे। अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन या ओड नंबर एज्यूम करने के लिए सिचुएशन अराइज हो जाए एवरेज निकालने के लिए या कहीं भी, तो हम क्या करते हैं? वहां पे हम किस तरह से यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करेंगे 2x +1, 2x +2 एंड सो ऑन। इस तरह से भी आप सिचुएशन बना सकते हो, या इसको हम अदर वे से भी एज्यूम करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इस तरह से एज्यूम करते हैं x +2, x +4, x +6। एक ही तरीका अडॉप्ट करना है, उसी को प्रैक्टिस में यूज करना है। या तो आप यूज करो 2 लगा के, यानी कि जो कंसेक्यूटिव के लिए एज्यूम किया था उसके साथ 2 लगा दो, अपने आप वो इवन और ओड की सीक्वेंस ही आएगी। या फिर आप उसको पहले को x और सब में 2 ऐड करते जाओ, देन यू आर एबल टू एज्यूम कॉन्सिक्यूटिव इवन एंड ओड नंबर। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं, ये ब्रैकेट है पूरा 2। ये कॉन्जिक्यूटिव क्या है? x+1, x+2 था। इवन और ऑड करने के लिए आपको पता है एक छोड़ के एक नंबर आएगा, तो इन सब नंबर के साथ क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई। तो या तो आप इस तरह से पूरी ब्रैकेट यूज करो, या से सीधा आप 2 प्लस करते जाओ। भाई देखिए, आप ऑड निकाल रहे हो, एक 1 है, इसमें 2 प्लस किया 3, 2 प्लस किया 5, 2 प्लस किया 7, 2 प्लस किया 9 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप इवन ले लो, सपोज मैंने 2 लिया, 2 प्लस किया 4, 2 प्लस किया 6, 2 प्लस किया 8, 2 प्लस किया 10 एंड सो ऑन। यानी कि अगर एक इवन नंबर आपने एज्यूम किया, उसमें 2 ऐड करके सारे क्या आते हैं? इवन नंबर। अगर आपने एक ओड नंबर ऐड किया, 2 प्लस करके क्या आते हैं? आपके सारे ओड नंबर। तो ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला उसके बेस पे बनाया गया है। और ऊपर वाला क्या है कि भाई कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर है, अगर आपको इवन ओड निकालना है तो एक छोड़ के एक नंबर आता है, इसलिए क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई। तो ये तरीका ज़्यादा फिजिबल लगता है मुझे, अप्लाई करने में भी ईजी रहता है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन कहीं अगर फॉर्मूले गिवन है और उस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यू शुड अवेयर अबाउट दीज टू फॉर्मूलाज. देन आफ्टर दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जहां पे नंबरों का डिफरेंस सेम रहता है. नंबर डिफरेंस सेम. यस बच्चे. विच वन? अच्छा ये ओके 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 ओके. हाँ नहीं नहीं, ये मैंने स्किप ही कर दिया. ये मैं बताती हूँ, पहले 7 समझ लीजिए, फिर 6 पे आती हूँ उल्टा में. ये अलग पॉइंट है, ये मैंने स्किप कर दिया, मैं इसको बताती हूँ भाई. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होता है. फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक सीरीज ली 10, 15, 20, 25, या मैंने एक सीरीज ली 12, 6, 18, 18, 6, 24, 24, 6, 30. अगर कहीं भी थ्रू आउट द सीरीज नंबर का डिफरेंस सेम रहता है तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज. अगर कोई सीक्वेंस आपको ऐसा दिया हुआ है जिनका डिफरेंस सेम है, ये रीजनिंग में भी काम आएगा ये वाला फंडा एपी वाला. तो ऐसी सीरीज आपको दी हुई है या ऐसे नंबर गिवन है जिनका एवरेज निकालना है और जिनका डिफरेंस सेम है, तो हम उसको डायरेक्टली एपी के फंडे से निकाल देते हैं. यानी कि अगर आपकी एन की वैल्यू ओड है तो उसका एवरेज हमेशा क्या निकलेगा? मिडल टर्म. जो भी मिडल टर्म होगी वही उसका आंसर आ जाएगा. बिना कैलकुलेशन के हम कैलकुलेट कर देंगे. और अगर इवन है तो जो सेंटर में 2 वैल्यू होंगी उनका क्या निकाल देंगे? एवरेज. सपोज हमारे पास 4 टर्म है, 1, 2, 3, 4. इवन है, एन 4 है, तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज होगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2. यानी कि जो मिडल टर्म है उनका एवरेज निकाल दीजिए. 2 + 3 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया आपका? 2.5. नॉर्मली देख लीजिए, 4 + 3 10, 10 और 3 क्या हो गया? 4 + 3 7, 7 और 3 10. 10 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हैं? 4. 4 से इसको डिवाइड करोगे, क्या आपका आंसर आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 5 जा 10. देखिए दोनों तरह से क्या आ रहा है? सेम. यहाँ पे हमने चारों नंबर यूज किए और यहाँ पे सिर्फ सेंटर के 2 नंबर यूज किए हैं. वी गेट द सेम आंसर. तो जो काम 2 नंबर से हो जाए उसके लिए हम 4 6 नंबर क्यों यूज करें? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. अगर एपी है यानी कि जो सीरीज है या जो नंबर दिए हुए हैं उनका डिफरेंस सेम है, तो हम एपी का फंडा लगाते हैं और उसमें डायरेक्टली एवरेज निकालते हैं. एन अगर ओड है यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड है तो जो मिडल टर्म होगी वही क्या होगी? एवरेज. अगर एन की वैल्यू इवन है तो सेंटर की जो 2 वैल्यू होंगी उनका क्या निकाल दीजिए? एवरेज. यू विल गेट द सेम आंसर. इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? देन अभी जो 6 पॉइंट मैंने स्किप किया है उसको ध्यान से समझ लीजिए. इफ वैल्यू ऑफ ईच टर्म इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस बाय एक्स, देन द एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय एफ. अगर एवरेज निकाला है तो एवरेज का फंडा ये होता है, सपोज कुछ नंबर्स का जो एवरेज है वो है 15. आपको गिवन है एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 15. इफ ईच टर्म इज इंक्रीज बाय, इफ each term is increased by 5, then what will be the new mean or new average? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. क्वेश्चन है the mean of 5 number is 15. If each term increase or decrease by 5, then what is new mean? इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो उसकी कैलकुलेशन अलग से नहीं करनी है. किसी भी एवरेज के ईच आइटम को जितने भी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं उतने ही टाइम्स उसके इम्पैक्ट पड़ता है एवरेज पे. ये मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ ईच टर्म इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय एक्स, देन द एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज बाय एफ. अब 5 से क्या है तो इसका एवरेज भी क्या होगा? अगर इंक्रीज किया है तो 5 से इंक्रीज हो जाएगा, और अगर 5 नंबर से ईच आइटम को डिक्रीज किया है तो एवरेज क्या हो जाएगा? 5 डिक्रीज. ये बताइए पॉइंट क्लियर है कि नहीं? 5 से अगर इंक्रीज किया है तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 15 + 5 यानी कि 20. अगर 5 से ईच आइटम को डिक्रीज किया है तो वहां पे एवरेज क्या हो जाएगा आपका? 15 - 5 यानी कि 10. कुछ इस तरह की सिचुएशंस के भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एवरेज में. ये बताइए क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट?
बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन आफ्टर दैट व्हेन न्यू मेंबर इज एडेड टू द ग्रुप और फैमिली, कई बार क्या होता है, ये हम एवरेज कर रहे हैं, सेम एवरेज का फंडा हम प्रॉब्लम ऑन एज पे भी अप्लाई करते हैं। हम प्रॉब्लम ऑन एज वाले जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे भी एवरेज का फंडा अप्लाई होगा कि कुछ न्यू पर्सन ऐड हो गए हैं, ऑलरेडी पर्सन उसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो एवरेज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह की अगर सिचुएशंस होती है कि किसी को एक्सक्लूड कर दिया या न्यू मेंबर ऐड हो गया या न्यू नंबर ऐड हो गया एवरेज में, न्यू स्टूडेंट ऐड हो गया क्लास में, तो उसकी वेट और हाइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसका फंडा क्या है, अगर एज या वेट या हाइट कुछ भी जो भी चीज़ है वो इंक्रीज हो रही है और आपको पूछा गया है कि न्यू मेंबर की एज क्या होगी या न्यू नंबर जो ऐड किया गया है वो क्या होगा, उसका सिंपल फंडा होता है गिवन प्रीवियस एवरेज, यानी कि जो ओल्ड एवरेज है प्लस इंक्रीज इन एवरेज आफ्टर न्यू नंबर। यानी कि सपोज आपको ओल्ड एवरेज दी हुई है, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ, आपको ओल्ड एवरेज दी हुई है एक फैमिली की एज की, सपोज 50 ईयर्स गिवन है, और आपको बताया कि इस फैमिली में एक न्यू बॉर्न बेबी आया है। उस न्यू बॉर्न बेबी के आने की वजह से जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गई है 3 ईयर से। आपको पूछा गया है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी एज क्या होगी। आपको क्या गिवन था, ओल्ड एवरेज फैमिली का 50 ईयर्स था, एक न्यू बॉर्न बेबी उस फैमिली में आया, उसके आने के बाद जो फैमिली का एवरेज है वो 3 ईयर से इंक्रीज हो गया। तो आपको बताना है बेबी की एज क्या है जब ये एवरेज कैलकुलेट हो रही है। अगर इस तरह की सिचुएशंस है तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस एवरेज प्लस इंक्रीज इन एवरेज आफ्टर न्यू मेंबर, कितना इंक्रीज हुआ है। सब अपने एग्जाम्पल की बात करें तो प्रीवियस क्या है 50, इंक्रीमेंट हुआ है तो प्लस कर दीजिए, और अगर डिक्रीज हुआ है एक्सक्लूड हुआ है तो क्या कर दीजिए इस चीज़ को माइनस। ये चीज़ मैंने यहाँ नीचे डिक्रीज का सिचुएशन की है। उसके अलावा क्या करते हैं, इनटू, इसका जो आंसर आएगा उसको इनटू कर दीजिए टोटल नंबर इंक्लूडिंग न्यू मेंबर। यानी कि पहले सपोज 10 मेंबर थे फैमिली में, एक बेबी और आ गया तो टोटल न्यू नंबर क्या हो गया 11। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है, अगर आप माइंड में सेट कर पाओ वेल एंड गुड, बाकी मैं दोनों तरीके अभी न्यूमेरिकल के साथ आपको बताऊंगी। यानी कि प्रीवियस एवरेज इंक्रीज हुआ है तो जितना इंक्रीमेंट हुआ है उसे ऐड कर दीजिए, और जितने न्यू मेंबर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द एज ऑफ द न्यू मेंबर। अगर हम अपने एग्जाम्पल में बात करें तो हमारे मेंबर कितने हो गए टोटल 11, इंक्रीज कितना हुआ 3 ईयर। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। ये तो ये आपका मेंशन करने की चीज़ है, बट मैंने इसको मेंशन कर दिया ताकि फ्यूचर में भी आप रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर पाओ। बाकी एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब आप इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। क्लियर है ये चीज़। देन आफ्टर दैट इफ अ पर्सन इज रिप्लेस बाय अनदर पर्सन, एक पर्सन को या एक नंबर को दूसरे नंबर से चेंज कर देते हैं। सपोज आप एवरेज निकाल रहे थे, गलती से आपने कोई और नंबर ले लिया, लेना था कुछ और नंबर, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट केस। अगर रिप्लेसमेंट केस है और वहाँ पे आपको जो न्यू नंबर है, न्यू मेंबर है उसकी, या न्यू इंक्लूडिंग पर्सन है, या न्यू हाइट है, न्यू वेट है, न्यू स्टूडेंट है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एज ऑफ सेपरेटेड मेंबर, जिसको अलग हटाया गया है उसकी एज प्लस इंक्रीज इन एवरेज आफ्टर न्यू मेंबर एडेड, उसके बदले में जो हटाया गया है उसकी एज, जो नया मेंबर लाया गया उसके बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ उसको रखेंगे, एंड टोटल नंबर इंक्लूडिंग न्यू मेंबर, यानी कि लेटेस्ट, और यू कैन से शॉर्ट में अपने माइंड में सेट कर सकते हो न्यू एन। नए कितने मेंबर हैं उनसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यू विल गेट द एज ऑफ न्यू मेंबर। यानी कि सेम फंडा जो प्रीवियस में अप्लाई किया था वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये डायरेक्ट अप्रोच है कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में नहीं जाना है तो ये फॉर्मूला लर्न करके भी आप पर्टिकुलर कैलकुलेशन को कर सकते हो। इंक्रीज है सेम फॉर्मूला है तो प्लस, और अगर डिक्रीज है तो क्या होगा माइनस। अब देखो इन क्वेश्चनों को हम इन फॉर्मूलों को कैसे न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर फ्रॉम P to Q at a speed of 20 kilometer per hour
and return from Q to P at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर. Find the average speed of the person. यानी कि एक बंदा P से Q गया और Q से फिर वापस P आ गया. डिस्टेंस सेम है, 60 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन अलग अलग स्पीड से कवर किया है. आपको बताया था अगर सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किया जाता है तो उसका फंडा क्या होता है. उसका फंडा सीधा सीधा बताया क्या होगा. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2. दिमाग में ये रहना चाहिए और सीधा का सीधा क्वेश्चन सोल्व करो. 20 इंटू 30 कितना हो गया. 600 इंटू 2 1200. एग्जाम में ये अप्रोच होनी चाहिए. दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करके उसका ट्वाइस कर दो, इंटू 2 कर दो, एंड सम ऑफ स्पीड 20 प्लस 30 50. क्या आ गया आपका. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20. एवरेज स्पीड क्या हो गया. 24 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ये बताइए क्लियर है कि नहीं. क्लियर है सबको. अब देखिए प्रीवियसली अगर हमारे पास ये शॉर्टकट वाला फंडा नहीं होता तो हम क्या करते. तो इसको हमें निकाल के लाना पड़ता, क्योंकि कुछ चीज़ों का डिस्क्रिप्टिव पता हो तभी शॉर्टकट हमें समझ आती है. अगर हम प्रीवियसली इसको करते तो हम क्या करते. हम पहले करते टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. यानी कि हमें यहाँ पे टाइम चाहिए होता. फर्स्ट सिचुएशन में टाइम क्या होता. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि आपको पता है टाइम क्या होता है. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 60, स्पीड है 20, यानी कि जाते हुए उसने कितना टाइम लगाया. 2 3 जा 6. देन अगर आप T2 निकालोगे, टाइम 2 रिटर्न जर्नी का, डिस्टेंस वही 60 है लेकिन टाइम कितना लगाया. 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसको यूज करेंगे तो कितना टाइम आया. 2 आवर्स. एवरेज स्पीड क्या होता है. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड. 60 गया और 60 वापस आया. टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन. टाइम कितना लिया उसने टोटल. 5. 3 घंटे जाने में, 2 घंटे वापसी आने में, टोटल टाइम लिया 5 आवर्स. 120 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20. देखिए सेम आंसर आया. यानी कि यहाँ पे पार्ट्स में कैलकुलेट किया और यहाँ पे हमने क्या किया था अपने शॉर्टकट में डायरेक्टली. ये समझ आ रहा है किस तरह से इन शॉर्टकट को आपको यूज करना है, क्योंकि ये एग्जाम में हमारा बहुत सारा टाइम बचा देती है अगर वो सिचुएशन सेट हो जाती है तो. क्लियर है. और कुछ बच्चे जो 20 प्लस 30 अपॉन 2 करके आते हैं वो क्या है, एक रॉन्ग अप्रोच है. या तो डिस्क्रिप्टिव से करिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर शॉर्टकट लगाइए अगर डिस्टेंस सेम है. 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड. आई होप इस टाइप के क्वेश्चन में अब फ्यूचर में कभी गलती नहीं होगी. और ये भी एक तरह का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का. नाउ कम एट नेक्स्ट. एन एक्सप्रेस ट्रेन रन एट एन स्पीड ऑफ. बिल्कुल मैं सिंपल नहीं ले रही हूँ. देखिए एवरेज के सिंपल क्वेश्चन तो सबको पता है, मैं ऐसी चीजें ले रही हूँ जहाँ पे डिस्कशन की नीड है. फॉर्मूला पता है आपको, पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो अगर इजी क्वेश्चन आता है इजीली आप कर सकते हो. लेकिन एवरेज के ऐसे क्वेश्चन जिनमें हम शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं वो मैं सारी क्वेश्चन डिस्कशन में ले रही हूँ. उसके अलावा भी जो आपको चीज़ें सेंड करी जाएंगी वहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे एंड यू विल आस्क योर डाउट. HCF LCM का आप लोगों ने अगर डिस्कस कर सॉल्यूशन कर लिया हो तो उसको हम थर्सडे को फिर डिस्कस कर लेंगे. अगर रहता है तो थर्सडे तक उसको ख़त्म कर दो. जो आपको 2 क्लिक भेजे हुए हैं वो मेरे टीचिंग एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन भेजे हैं सारे. Question number 2. An express train run at a speed of 24 किलोमीटर पर आवर इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टॉपेज. अगर हम जैसे ट्रेन बीच बीच में रुकती है उस टाइम को भी गिनते हैं तो जो ट्रेन की स्पीड है वो हो जाती है 27 किलोमीटर पर आवर. लेकिन सेम रूट पे चलने वाली अगर ट्रेन है जिसका हम स्टॉपेज टाइम हटा देते हैं, यानी कि सिर्फ वो टाइम काउंट करते हैं जब ट्रेन चलती रहती है, तो उसकी एवरेज स्पीड रहती है 41 किलोमीटर पर आवर. फाइंड हाउ मेनी टाइम्स डज अ ट्रेन स्टॉप इन 1 आवर. आपको बताना है
1 आवर में ट्रेन कितनी बार रुकी होगी। अगर ये सिचुएशन है तो आपसे पूछा है 1 आवर में कितनी बार ट्रेन रुकी होगी, या कितने ड्यूरेशन में, कितने मिनट के लिए वो ट्रेन 1 आवर में रुकी है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको बताना है कि स्टॉपेज टाइम 1 घंटे में कितना है। ये बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन क्लियर है सबको। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखने में बड़े अटपटे हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ तो समझो कि हमें पेपर में ये छोड़ के आना है। अगर हम डिस्क्रिप्टिव से इसे करेंगे तो इसको छोड़ना बेटर है करने से ज़्यादा। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस होती हैं तो शॉर्टकट करने का तरीका क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड। क्या तरीका होता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड डिवाइडेड बाय एक्सक्लूडिंग स्पीड। यानी कि अगर स्टॉपेज टाइम को हटा दें तो क्या स्पीड होगी उसको डिनोमिनेटर में रखना है, और स्टॉपेज टाइम इंक्लूड करके और एक्सक्लूड करके जो स्पीड दी हुई है उसका क्या निकालना है, डिफरेंस। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये दिमाग में अपने रखना है, डायरेक्टली करना है। 41 माइनस 27, 41 माइनस 27 कितना हो गया, 14, डिवाइडेड बाय स्पीड एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग वाली स्पीड कितनी है, 41। इससे जो आपका आंसर आएगा आवर्स में आएगा, क्योंकि स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और हम देख रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शन है वो किस में है, मिनट में। तो ये आंसर आवर में आएगा। आवर को आपको मिनट में चेंज करना है, तो आपको पता है मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट है। और स्मॉल से स्मॉल में आप चेंज कर रहे हो, आवर से आप मिनट में चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगर आप किसी चीज़ का मिनट को आवर में चेंज करते तो आप 60 से क्या करते उस सिचुएशन में, डिवाइड। ये तो क्लियर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। तो हमारे पास आवर में आंसर आ रहा है, फंडा यूज करके शॉर्टकट का। मिनट में ऑप्शन दिए हुए हैं तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कर दिया 60। अब इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, वी विल गेट द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, 41 तो कोई कट नहीं हो रहा किसी से, 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाय 41। अब ऑप्शन में देख के चेक कर लीजिए कि ये किस पे जा रहा है, 41 1 2 जा पे जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 84 को हम कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि क्या बन रहा है हमारा 82। अब आप ऑप्शन देख लो, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, इसमें ऑप्शन में एक ही में 2 है और किसी में 2 नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर 2 2 होते तो फिर सेकंड नंबर को भी डिवाइड करके देखते दूसरा डिजिट क्या आ रहा है। तो एग्जाम में कभी भी पूरा डिवाइड करके टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। एक नंबर से डिवाइड करिए, ऑप्शन देखिए रिपीटेड है या नहीं। अगर नन ऑफ दीज नहीं है और एक ही ऑप्शन है, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो बिना डिवीजन के हमें आंसर लिख देना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पूरा डिवाइड करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये क्लियर है, यानी कि हमें पूरा डिवाइड करके अपना समय बचाना है और उसको दूसरे क्वेश्चन में लगाना है। बताइए अभी तक क्लियर है कि नहीं, दोनों क्वेश्चन अच्छे से ऑल क्लियर है, आगे बढ़े। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डिस्क्रिप्टिव ना सोचो तो ही अच्छा है, इसका डिस्क्रिप्टिव सोचेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 बैचेस A and B of a class. Batch A consists of 30 students. Batch B consists of 44 students. Find the average weight of whole class if average weight of batch 1 is 40 kg and that of batch 2 is 35 kg. अलग अलग बैच बनाए हैं, पूरी क्लास का एवरेज पूछ रहा है, यानी कि कौन सा फंडा लगेगा, कंबाइन मीन वाला। कंबाइन मीन क्या होता है, एवरेज 1, एक बैच की एवरेज क्या है 40, N1 उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 36, दूसरे बैच की एवरेज क्या दे रखी है आपको 35, उसमें कितने स्टूडेंट है 44, यानी कि क्या फंडा लगाया मैंने लगाया x1 इंटू N1 प्लस x2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ
नंबर्स, यानी कि कितने टोटल स्टूडेंट है, 44 प्लस 36 यानी कि 80। ये बताइए कैसे लिखा, ये समझ आया कि नहीं, या फॉर्मूला लिखूं पूरा फिर से? क्लियर है? अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, यू विल गेट 2980। 2980 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 से किया, 8 3 जा 24। अब देखिए हमने एक किया लेकिन 3 2 में है तो आगे करना पड़ेगा। 8 3 जा 24, कितना बचा आपका, 5, 58 हो गया। अब 58 में देखिए 8 7 जा 56। अब 37 मुझे मिल गया, नन ऑफ दीज नहीं है। पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अभी चेक कर लो प्रैक्टिस में, पर एग्जाम में कभी भी कोशिश मत करो कि पूरा डिवाइड करे। जहां से आंसर मिल जाए वहीं कहानी खत्म करो। और नन ऑफ दीज है तो उस सिचुएशन में मजबूरी में पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 37.25। ये मेरी बात समझ आ रही है कि आपने डिवीजन जितना हो उतना यूज करो, अननेसेसरी अपना टाइम डिवाइड करने में वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है ये अच्छे से? अब आपको एप्लीकेबिलिटी भी समझ आएगी, जो फॉर्मूले बताएं किस तरह से उनको हम न्यूमेरिकल में यूज करें। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30 if the average of first 6 number is 17.5 and that of last 6 is 42.5, then what is the sixth number? आपसे 11 नंबर का एवरेज दिया हुआ है, 1 to 11, सपोज 11 नंबर हैं, और आपको बोला है अगर हम बात करें फर्स्ट 6 की तो उसका एवरेज आपको दिया हुआ है, और लास्ट 6 की बात करें तो उसका एवरेज आपको गिवन है। आपसे पूछा है 6, जो ये 1 से 11 नंबर दिए हुए हैं, इसमें 6 की वैल्यू क्या होगी? क्या आप अप्लाई करेंगे एवरेज के बेस पे अगर आप सोचते हो तो? नहीं, कंबाइन नहीं कर सकते ना, इसमें तो एक ही 1 to 11 के पार्ट्स कर दिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब देखो अगर इसको आप ध्यान से सोचोगे तो जो ये आपसे बोला फर्स्ट 6 और आपसे बोला लास्ट 6, इसमें जो 6 नंबर है कितनी बार काउंट हो गया? टोटल 1 से 11 तक नंबर है। आपसे बोला फर्स्ट 6 तो 1 से लेके 6 तक आ गई। आपसे पूछा लास्ट 6 तो क्या आ गया, लास्ट 6 में 6 से लेके 11 तक नंबर आ गए। यानी कि जो 6 है दोनों में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि एक टाइम रिपीट हो रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो सीधा सीधा फंडा देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या कर दीजिए, जो इस तरह से पार्टीशन में किया हुआ है उसका समेशन निकाल दीजिए। तो समेशन कैसे निकालेंगे, आपको बताया था टोटल का तरीका क्या होता है, मीन इनटू नंबर। अब अगर मैं पहले 6 की बात करती हूँ, फर्स्ट 6 की बात करती हूँ, तो उसका एवरेज है 17.6, तो टोटल क्या हो जाएगा, 17.5 इंटू 6। और अगर लास्ट की बात करूं, लास्ट का आपको एवरेज दिया हुआ है 42.5, तो लास्ट 6 का एवरेज क्या हो जाएगा, 42.5। इसमें एक 6 नंबर ऐसा है जो 2 बार क्या हुआ है, 2 बार आया हुआ है। यहां से इसमें 6 कॉमन आ जाएगा, 5 + 5 0, 7 + 2 9 और 1 10, 1 कैरी, और यहां से 4 + 5 1, और क्या हो गया ये 60। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं, क्या किया मैंने? यानी कि टोटल आंसर कितना हो गया इसका, पहले 6 और लास्ट 6 का अगर टोटल कर रही हूं तो 6 × 60 यानी कि क्या हो गया 360। लेकिन इसमें जो एक नंबर 6 है वो 2 बार रिपीट है। अगर नॉर्मल एवरेज लेती हूं, 11 नंबर है उनका एवरेज 30 है, तो टोटल क्या हो गया 11 × 30 यानी कि 330। यानी कि पार्ट वाले जो भी पार्टीशन में टोटल दिया हुआ था उसमें से अगर आप नॉर्मल टोटल को लेस करते हो तो आपके पास उस नंबर की वैल्यू आ जाएगी जो रिपीटेड हो रहा है। और हमारी सिचुएशन में रिपीटेड नंबर कौन है, 6 नंबर। और क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6 नंबर। तो 6 नंबर की वैल्यू क्या होगी 30। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा बता देती हूँ मैं।
क्लियर है, दोबारा बताने की नीड नहीं है, समझ आ गया कि अगर एक सीधी सीधी लाइन के दो टुकड़े किए गए हैं तो जो उसके दो अलग अलग टुकड़े हैं उनका टोटल माइनस पूरे का कंबाइंड टोटल लेस करोगे तो जो बीच में से जहां से टुकड़ा किया गया है वो वैल्यू जो ट्वाइस रिपीटेड हो रही है उसकी वैल्यू हमें क्या हो जाती है, गेट हो जाती है। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आ गया आपके लिए। द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव है और कॉन्जिक्यूटिव भी कैसे हैं, इवन। उनका एवरेज दिया हुआ है 27, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो क्या एज्यूम करेंगे, एक नंबर है 2x, दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें क्या क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे 2 एक तरीका तो ये बताया था आपको कि 2 ऐड करते जाओ, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, जैसे आपको इजी लगे। और एक फंडा क्या बताया था, बिल्कुल सिंपल, जिसमें कि सिर्फ एक नंबर को x ही एज्यूम करो, एक नंबर है x, n जो भी एज्यूम करना चाहो। इवन और ओड की बात होगी तो 2 ऐड करते जाइए, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। 4 नंबर की बात की है, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, सॉरी लास्ट नंबर लार्जेस्ट पूछा है ना, हाँ जी 30 आएगा। तो आपने एवरेज का यूज करोगे, x x x x कितना है 4 टाइम्स x, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, और एवरेज की बात हो रही है 4 नंबर की इंटू 4 27। इक्वेशन को सोल्व करोगे यू विल गेट x की वैल्यू क्या आ गई 24 आपका आया होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे 24, और आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर कौन है x प्लस 6, यानी कि क्या हो गया 24 प्लस 6 30। एक तरीका तो ये, और दूसरा क्या है, टोटल समेशन क्या है 4x प्लस 12, और आपको बताया समेशन निकालने का तरीका क्या है, मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा मीन है 27, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 4, यहां से डायरेक्ट यूज करके भी आप x की वैल्यू निकालोगे यू विल गेट 24। लार्जेस्ट पूछा है, सेकंड पूछ सकता है, थर्ड पूछ सकता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लार्जेस्ट यानी कि x प्लस 6, x प्लस 6 किया यू विल गेट द लार्जेस्ट नंबर। ये तो क्लियर होगा अच्छे से सबको। नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 5 एंड 49 विच आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे नंबर 5 से लेके 14 तक जो 5 से डिविजिबल हैं। एक तरीका तो क्या है, सारे नंबर सोच के लिख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, एपी वाला तरीका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट तरीका अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट तरीका क्या है, सारे नंबर लिखोगे 5, 10, 15 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा जो 5 से डिविजिबल है 49 के आसपास का 45। सारे नंबर लिखोगे, उनका सम करोगे डिवाइडेड बाय नंबर, उनको काउंट कर लोगे कितने नंबर हैं। पर एग्जाम में इस पर्टिकुलर प्रोसेस में टाइम कंज्यूम होता है। अगर हम एपी का फंडा लगाते हैं तो एपी के 2 रूल होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 2 रूल होते हैं। एक रूल होता है एन निकालने का, क्या होता है, लास्ट टर्म एन होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई एम रिपीटिंग, क्या होता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका डेरिवेटिव फॉर्म आप यूज कर सकते हो। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव फॉर्म, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, डी मल्टीप्लाई कर रहा है इससे डिवाइड करेगा, और -1 है उधर जाके +1 करेगा। तो आप इस फॉर्म में ना लर्न करके n निकालने का तरीका अपने दिमाग में क्या सेट कर सकते हो इस तरह की सिचुएशन में, n इज इक्वल टू an यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। आई एम रिपीटिंग ना, n यानी कि टोटल ऐसे कितने नंबर हैं उसे निकालने का तरीका क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म +1। यानी कि इसको डिराइव ना करके हम डायरेक्टली ये दिमाग में रखें और n निकाल दें। यानी कि 5 से लेके 45 तक कितने ऐसे नंबर है जो 5 से डिवाइड होंगे,
उसका तरीका क्या है, लास्ट टर्म क्या है 45 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 5, 45 माइनस 5 कितना हो गया 40, डिवाइडेड बाय डी मीन्स डिफरेंट, 5 10 15 20 सारी टर्म में कितने कितने का डिफरेंस है 5 का, प्लस 1, 5 8 जा 40 यानी कि ऐसी कितनी टर्म है 9 टर्म है। ये समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये चीजें आप क्या करते हो डायरेक्टली अप्लाई करते हो कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 40 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 5 8 प्लस 1 9, ओरली आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी 9। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। इसके बाद सम निकालने का भी एक तरीका होता है, यानी कि अगर आपको इस सिचुएशन में SN निकालना है, सम निकालना है, तो उसका फंडा क्या होता है n/2 विद इन ब्रैकेट आप राइट करते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि जो 5 10 15 20 45 तक 9 टर्म है, इनका कितना सम होगा प्लस करने की जगह आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। n कितना है अपना 9/2, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45 यानी कि कितना हो गया 50, इंटू 2 किया, आपके पास आंसर क्या हो गया, सॉरी 2 से किया 50 को 25, 25 9 जा 225, यानी कि जो 5 से लेके 45 तक 9 टर्म है, इनका सम कितना आ रहा है 225। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है वेल एंड गुड, आपका टाइम प्लस करने का सेव हो जाता है। ये फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए, एग्जाम में सिर्फ ये वाले स्टेप होने चाहिए, लास्ट स्टेप। समेशन है 2 to 5, टोटल नंबर है 9, एवरेज कितना आ गया 225 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, यानी कि इसका एवरेज क्या आ गया हमारा 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। हाँ जी, ये an का मतलब है लास्ट टर्म इसको बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए। हाँ जी, n का मतलब है कितने नंबर हैं, ये जो 5 से लेके सपोज मैं बात करूं 5 10 15 20 25 30 35 40, ये n इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितने नंबर हैं इनको काउंट करोगे, या तो ऐसे लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जैसे हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये n जो है ये इन नंबर को काउंट कर रहा है जिसका आप समेशन निकालने जा रहे हो। तो हमें पता नहीं है, ये तो छोटा डेटा था, अगर बड़ा डेटा है हम लिख नहीं सकते हैं, तो ये तरीका होता है कि हम उससे डायरेक्टली n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने आइटम है जिनको सम करना है। आई होप आई एम एबल टू सेटिस्फाई योर क्वेरी। क्लियर है। हाँ जी हाँ जी, और आपको n के लिए भी बताया कि डायरेक्ट ही ऊपर वाला लगा के भी डिराइव करना होगा, तो हमें तो अपने एवरेज में, क्योंकि मैथ्स नहीं, हम प्योर मैथ्स नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यू सोल्व करें, तो आप चाहो तो डायरेक्टली अप्लाई करो कि n क्या है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, जो कि इनके बीच का इक्वल डिफरेंस है सारा, और प्लस 1 करके आपसे पता चल जाएगा कितने आइटम है टोटल। और दूसरा आप इसको ये करने की जगह 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 30 प्लस 25 ये सब प्लस करने की जगह आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। SN क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमारे आइटम में कितनी n आई 9 आ गया, अपॉन 2 फर्स्ट टर्म में 5, लास्ट टर्म में 45 यानी कि 50, इससे डायरेक्टली हमारा सम आ गया 225। और फॉर्मूला याद ना रहे तो आपको बताइए नॉर्मल तो है ही, ये सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस भी करोगे तो क्या आएगा 225। और एवरेज क्या होता है समेशन डिवाइडेड बाय n, तो टोटल है 225, n आइटम है, उनका एवरेज क्या आ गया 25। क्लियर। नाउ कम एट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 29 स्टूडेंट इज 20 years। इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, आपको एक इस तरह का भी फॉर्मूला लिखा हुआ था कि कोई आया है कोई गया है, उसमें यानी कि किसी को इंक्लूड किया है किसी को एक्सक्लूड किया है, तो उस सिचुएशन में आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला वो लर्न करके लगाइए या फिर अपना
कैलकुलेशन वाला फंडा यूज कीजिए। 29 स्टूडेंट का एवरेज 20 है, एक टीचर और ऐड हो गई, इंक्लूड हो गई, तो जो एवरेज है वो 3 मंथ्स क्या हो गया, इंक्रीज होगी। 3 मंथ्स एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। अब आपको या तो वो फॉर्मूला क्रैम कर लो, लेकिन आपको लगता है कि भाई हम भूल सकते हैं फॉर्मूला, तो नॉर्मल फंडा हम इसमें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या क्वेश्चन है? 29 स्टूडेंट है, उनका एवरेज 20 है, एक टीचर और ऐड हो गई, तो एवरेज इंक्रीज हो गया 3 मंथ से। आपको बताना है फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो ऐड होने का फंडा है, तो सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, नया वाला समेशन। न्यू समेशन क्या होगा, न्यू एन, पहले 29 स्टूडेंट थे, एक टीचर और आ गई, टोटल एन कितना हो गया, 30। इतना क्लियर है? एवरेज जो है, जो एवरेज थी वो 20 थी, 3 मंथ इंक्रीज हो गई, तो नई एवरेज क्या हो गई, पहले 20 थी, 3 मंथ इंक्रीज हो गई। ये ईयर में है और ये डेटा किसमें है, मंथ में। तो इसको क्या हम यूं नहीं लिख सकते, 20 ईयर 3 मंथ, और उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड। यानी कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, यू कैन राइट 23/12। ये बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं। मैंने ये कहा कि पुरानी एवरेज 20 थी, 3 मंथ इंक्रीज हो गई। मंथ को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगी तो 3 मंथ को क्या लिख सकती हूँ, 3/12। एक फ्रैक्शन का फंडा होता है जो कि हम 6-7 क्लास में सीखते हैं कि अगर आपको 20 + 3/12 दिया हुआ है, तो इसको हम 23/12 भी राइट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 240, 12 × 1 = 12, 3 × 1 = 3, इस तरह से सॉल्यूशन करते थे। यानी कि अगर आपको ये फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करना था, इसका समेशन भी यही होगा। आपको पता है इस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, 12 × 20 + 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज। तो ये यहाँ से ये वैल्यू मैंने निकाली है कि अगर आपको ये ईयर में और ये मंथ में डेटा गिवन है, तो इसका समेशन करने की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख लूँ, 20 ईयर एंड 3 मंथ। इसको कैसे लिखेंगे, 23/12। यानी कि जो मंथ था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ईयर में कन्वर्ट कर दिया। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। चेक कर लेती हूँ, हाँ बी है, 27.5। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दिया आपने, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 30, और इसको मल्टीप्लाई किया आपने, ये हो गया आपका 30 × 240, 243 डिवाइडेड बाई 12, ये कट रहा है, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड, यू विल गेट 607.5। यही आ रहा है आपका न्यू समेशन। और ओल्ड क्या है, 29 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज था 20, यानी कि 29, ये 30 का टोटल ये आ गया, 29 का टोटल क्या हो जाएगा, 29 × 20, 29 × 580, और जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो न्यू टीचर की एज जो ऐड हुई है। टीचर हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, 27.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि अगर इंक्रीमेंट का केस है तो दिमाग में क्या सेट करना है, न्यू समेशन माइनस ओल्ड समेशन, न्यू समेशन माइनस ओल्ड समेशन आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर ये चीज, आगे बढ़े। लेकिन ये 30 × 20 इसलिए किया है बेटा, आपको मैंने बताया जब भी हमें टोटल निकालना हो, समेशन का मतलब क्या है, टोटल। किसी भी चीज़ का टोटल निकालना हो तो उसका जो मीन है, उसका जो मीन है उसको n से, यानी कि जिन नंबरों का मीन निकाला उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पहले 29 स्टूडेंट थे, अब एक और टीचर ऐड हो गया, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए, 30। एवरेज पहले 20 था, 3 मंथ और इंक्रीज हो गया, तो 3 मंथ को मैंने, क्योंकि ये ईयर में डेटा है, ये मंथ में, मैंने इसको लिख दिया 3/12, और इनको मल्टीप्लाई करके टीचर के आने के बाद क्या टोटल है वो निकाला। ये बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। उसके बाद
टीचर के आने से पहले कितना टोटल था, 29 स्टूडेंट थे, एवरेज था 29 इंटू 20। टीचर के आने से पहले 580 था, टीचर के आने के बाद 607.5 है। इसका मतलब टीचर की एज क्या है, इनका डिफरेंस। ये बताइए अब क्लियर हुआ कि नहीं। मैथ्स में कंटिन्यू प्रैक्टिस रखोगे तभी होगा। हम भी इतने साल कर लिया, लेकिन अगर हम भी प्रैक्टिस में नहीं रह जाते तो हम भूल जाते खुद भी। तो इसलिए जब तक अब एग्ज़ाम ना हो तो एक फ़्लो बना के रखना है मैथ्स में भी अपना, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं कुछ एग्ज़ाम में तो, और इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, 1-2 नंबर से ही ऊपर नीचे हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो कोशिश करो कि जितना हो सके मैक्स टू मैक्स ऐसी चीज़ें जिनमें टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, वर्बल कैलकुलेशन अपनी इंक्रीज़ करके उसको अपने स्पीड करनी है अपनी, और रोज़ का 5-10 क्वेश्चन तो ज़रूर ही निकालो। क्वेश्चन नंबर 8 एंड अनदर थिंग, जो जो टॉपिक सीखते जा रहे हो, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उन प्रीवियस ईयर पेपर में जहाँ पे मैथ्स का कनेक्टेड टॉपिक है वो भी आपको जब टाइम मिले वो निकालना। मैं अपनी तरफ से तो क्वेश्चन दे ही रही हूँ, और साथ में जब आप कुछ कर जाओगे बिटवीन में हम आ जाएंगे कुछ सिलेबस कवर करके, तो कुछ आपको प्रीवियस ईयर मैं भी एक PDF फॉर्म में प्रोवाइड करूँगी। स्टिल अपने एंड से भी प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट है, मान लो प्रीवियसली डिस्कस हो चुके हैं, कोई भी डाउट होता है तो डाउट सेशन में प्रीवियस भी पूछ लीजिए। सपोज आपने नंबर सिस्टम का कोई क्वेश्चन करा है तो डाउट क्लास में उसको भेज दीजिए। HCF का किया है डाउट क्लास में भेज दीजिए। परसेंटेज का किया है, जो भी किया है वी विल डिस्कस दैट। जो भी टॉपिक होते जाए आगे बढ़ते जाए, उनके सारे डाउट कलेक्ट करके सेंड करते जाइए, ताकि मैं PDF में उनको रख के आपके डाउट को क्लेरिफाई करती रहूँ एज पर सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 8, 2 years ago the average age of a family of 5 member was 16। 2 years ago की बात कर रहा है, 2 साल पहले 5 मेंबर की एज का जो एवरेज था वो था 16। आफ्टर ए बेबी इज बोर्न, अब एक बेबी उसमें आ गया है, और एवरेज एज क्या है, अभी भी सेम ही है। 2 year के आफ्टर बेबी के आने के बाद जो एवरेज है वो सेम है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी, यानी कि नए मेंबर, जैसे पिछली में टीचर ऐड हुई थी, इसमें बेबी ऐड हुआ है, तो आपको बेबी की एज निकालनी है। क्वेश्चन बताइए क्लियर है कि नहीं। अब आपको क्या बताया था, पहले न्यू एज निकालनी है, न्यू टोटल निकालना है। पहले 5 मेंबर थे, एक बेबी और आ गया, कितने मेंबर हो गए, 6। एवरेज सेम है, पहले भी 16 था, अभी भी 16 है। न्यू टोटल, आपका न्यू टोटल क्या हो जाएगा, न्यू मेंबर न्यू एवरेज मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आ गया न्यू टोटल। पुराना टोटल क्या था, 5 मेंबर थे जिनका एवरेज था 16 5 जा 80, लेकिन ये बेबी एट प्रेजेंट आए, ये प्रेजेंट का टोटल है, और ये वाला टोटल क्या है, 2 साल पहले का है। 5 मेंबर थे, उनका 2 साल पहले टोटल 80 था, आज प्रेजेंट में कितना टोटल होगा, पाँचों मेंबर की एज में 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल एज में कितना ऐड हो गया, 10। 90 जो पुराने 5 मेंबर थे उनका जो टोटल है आज की डेट में वो 90 है, बेबी को इंक्लूड करके 96 है। इसका मतलब बेबी की एज क्या है, बेबी की एज क्या हो गई, 6 ईयर। ये बताइए क्लियर है कि नहीं। ये क्लियर है, यानी कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, कोई भी नया मेंबर आया है, टीचर आया है, नया नंबर आया, कुछ भी आया है, अगर कुछ प्रीवियस सीरीज में कुछ नया एड ऑन हुआ है तो क्या करना है, नया टोटल निकालना है। न्यू टोटल क्या होगा, न्यू टोटल होगा न्यू एन इंटू न्यू एवरेज। यहाँ से नया टोटल आएगा, उसमें से पुराना टोटल लेस कर दीजिए। पुराना टोटल क्या होगा, ओल्ड एन इंटू ओल्ड एवरेज, और जो भी डिफरेंस होगा, जो बंदा ऐड हुआ है, जो नंबर ऐड हुआ है, जो भी किसी भी चीज़ में कुछ भी एडिशन हुआ है, उसकी वैल्यू आ जाएगी कि क्या एक्चुअल में ऐड हुआ है वैल्यू। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको एक, अभी जब मैं फॉर्मूले स्टार्टिंग में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि किसी को एक्सक्लूड किया, किसी को इंक्लूड किया, उस सिचुएशन में कैसे निकालना है, यानी कि दोनों सिचुएशन है। जॉन मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। जॉन के जो मार्क्स हैं वो 83 राइट कर दिए इंस्टेड ऑफ 63।
लिखना था 63, लिख दिया 83। इफ द एवरेज मार्क्स कैलकुलेटेड फॉर द होल क्लास इंक्रीज बाय हाफ, ऐसा करने से यानी कि 63 की जगह 83 लिखने से जो एवरेज है वो हाफ मार्क से इंक्रीज हो गई, हाफ मार्क से इंक्रीज हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ट्राई कर सकते हो आप अपना दिमाग लगा के भी कि इसको किस सिचुएशन से सोल्व करेंगे। एनीबॉडी टेल मी द आंसर। क्या होगा आंसर इसका? इसमें सिर्फ आपको एन वेन कुछ नहीं दिया है, इसमें सिर्फ पता है कि एक गलती हुई है, कोई वैल्यू ज़्यादा ले ली कम की जगह और इसकी वजह से जो एवरेज है वो हाफ इंक्रीज हो गया, तो आपको बताना है एन कितना है। अगर इस तरह की सिचुएशन है, इसमें भी हम बिल्कुल शॉर्टकट यूनिवर्सल फंडा यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, इंक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस, इंक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस, और इसको सोल्व कर देते हैं। इंक्रीज कितना हुआ है, हाफ हुआ है, इंक्रीज हाफ हुआ है, और जो हमने रॉन्गली लिया था जो करेक्टली लिया है उसका डिफरेंस कितना है, 20। इंक्रीमेंट हाफ हुआ है और डिफरेंस 20 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अगर हम एक एज्यूम करें किसी चीज़ को, हाफ इंक्रीमेंट हुआ है, डिफरेंस है 20, तो अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो डायरेक्टली क्या कर दीजिए, हाफ की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 20 इंटू इसका रिवर्स कर दीजिए, ये 1/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 2/1। सपोज 3/5 होता तो उधर क्या हो जाता 5/3। जो भी ये नंबर है अगर 1 निकालना हो तो उधर ले जाके क्या कर दो, रिवर्स। स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, 40। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी क्योंकि बेटा इतनी दुनिया भर की वैरायटी होती हैं, बट आपको अगर दिमाग में एक ट्रैक सेट हो जाएगा तो आप एग्जाम में फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट करते हो। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें कि हम कोई सेंस ही नहीं लगाते, एक शॉर्टकट ट्रिक है, उसको दिमाग में सेट करना है और कैलकुलेट कर देना है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन अवेलेबल ही नहीं होता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक्स एक्स एज्यूम करके वहीं पे अटके रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन वाज 46, लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 38 वाज रॉन्गली टेकन एज 33। 40 का मीन जो है 46 है और बाद में पता चला कि एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 33 थी, गलती से हमने क्या ले ली 38। फाइंड द करेक्ट मीन, आपको करेक्ट मीन निकालना है तो उसके लिए करेक्ट समेशन पता होना चाहिए। 40 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन आया 46, यानी कि जो गलत टोटल है, रॉन्ग टोटल कितना हुआ आपका 40 इंटू 46 मीन्स कितना हो जाएगा, 40 इंटू 46 यू विल गेट 1840। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। रॉन्ग टोटल यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। अब जो गलती है उसे सुधार दीजिए। गलत क्या लिया है, फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 38 वाज रॉन्गली टेकन एज 33। जो गलती से लिया है उसे माइनस कर दीजिए और जो करेक्ट वैल्यू है उसे ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द करेक्ट टोटल। 33 गलती से किया था, माइनस कर दिया, लेना चाहिए था 38। आप देख रहे हो +38 -33 प्लस का 5 क्या हो रहा है, समीशन में ऐड हो रहा है, यानी कि जो न्यू टोटल है, जो करेक्ट टोटल है वो आना चाहिए था क्या 1845। ये हो गया आपका करेक्ट टोटल। करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन करेक्ट टोटल डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन। कितने नंबर का मीन है ये, 40 का। नंबर तो चेंज नहीं हुए, गलती थी उसको सुधार रहे हैं, उसे प्लस माइनस किया, गलती को माइनस कर दिया, करेक्ट वैल्यू को ऐड कर दिया, बट एन क्या है, सेम है। तो आपने इसको किया, यहाँ से 0 का एक पॉइंट लग गया, तो ये आ गया आपका 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 46.12। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।
जब आप कैलकुलेट करोगे, देखिए मैं तो समझा रही हूँ तो मैं स्लो चल रही हूँ, जब आप कैलकुलेट करोगे विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा। आपको क्या करना है, ये करेक्ट है वहीं पे क्वेश्चन पेपर पे ही राइट कर दो, ये करेक्ट वैल्यू लेनी है, ये प्लस, ये रॉन्ग है, ये माइनस, +5 हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई क्या है आपका 0, 6 4 जा 24, 6 4 4 जा 16, +2 आपका हो गया 18, +5 हो रहा है, ये हो गया टोटल। ऑब्जर्वेशन 40 है। यही एक ही लाइन में फटाफट कैलकुलेशन करो। और यहाँ से हमने किया 4 4 जा 16, देन 4 6 जा 24। आगे डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, 46 एक ही है, पॉइंट की डिवाइड भी मत करो। यहीं पे आपके पास आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, आप प्रैक्टिस करना उसको, देन वी विल डिस्कस द अदर वैरायटी। एवरेज में ज़्यादा नहीं है, हम जो आगे प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे और रेशियो एंड प्रपोर्शन करेंगे, हर जगह ये फंडा जो है रेशियो का और एवरेज का यूज हो जाता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो इसको थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग करना हमें जरूरी है। क्लियर है? ठीक है, तो ये स्लाइड के क्वेश्चन भी दोबारा से चेक ट्राई करना, और थर्सडे से पहले कोशिश करना कि आप जो है HCF LCM वाला पूरा असाइनमेंट कर लो। जो उसके डाउट है वो मुझे वेडनेसडे नाइट तक सेंड कर दो, ताकि हम आगे बढ़ने से पहले वो भी अपने डाउट खत्म करते चलें, कोई डाउट ना रह जाए।